नमस्कार, आप देख रहे हैं सीधी बात। मैं हूं राहुल कंवल। पश्चिम बंगाल में चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं और तृणमूल और बीजेपी पर आरोप लग रहा है सांप्रदायिक तनाव फैलाने का। गुनहगार कौन है और क्या ये वोटों पर नजर रखते हुए किया जा रहा है? इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पार्टी के महासचिव और वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय। स्वागत है आपका। नमस्कार राहुल जी। एक घटना होती है जिसमें कुछ विरोधियों की पुलिस से टक्कर होती है और एकाएक हम देखते हैं कि बीजेपी कहती है कि तृणमूल कांग्रेस कम्युनल हार्मनी को खराब करने की कोशिश कर रही है, तनाव फैलाने की कोशिश कर रही है। आरोप उल्टा आप पे लग रहा है कि चुनाव पर नजर रखते हुए आप पश्चिम बंगाल में किसी तरीके से दंगा कराने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को उकसाने की कोशिश कर रहे हैं कि माहौल किसी तरीके से बिगड़ जाए ताकि बीजेपी को चुनावी फायदा हो जाए। मालदा जहां पर घटना हुई है वहां भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा प्रेजेंस नहीं है। जिस जगह घटना हुई है 80% मुस्लिम है, 20% वहां पर हिंदू भी वहां पर अल्पसंख्यक है और ज्यादा बांग्लादेश के मुस्लिम है वहां पर। सरकार के नॉलेज में यह प्रदर्शन हुआ। प्रदर्शन होने के बाद उन्होंने थाने में आग लगाई, महिलाओं के छात्रावास में आग लगाई, अल्पसंख्यक वहां पर हिंदू हैं उनकी दुकानें लूटी, घर जलाए। 24 घंटे तक देश का कोई भी मीडिया वहां पर नहीं पहुंचा। इत्तेफाक से हम लोग कलकत्ता में थे, हमारे पास फोन आए, फिर हमने अपने कार्यकर्ताओं को वहां पर भेजा। उन्होंने वस्तु स्थिति जो बताई तो बहुत ही खौफनाक थी, बहुत डरावनी थी। और वहां जिस तरीके से नारे लगे, जिस तरीके से वहां पर एब्यूजिंग दे रहे थे, भारत को गाली दे रहे थे और पाकिस्तान के झंडे लहराए उन्होंने। नहीं, लेकिन ममता बनर्जी का कहना है कि जो लोग गुनहगार हैं 10 से ज्यादा जेल में हैं, कि ये कानून व्यवस्था की समस्या थी, ये एक दंगा नहीं था। जिस तरीके से बीजेपी बार बार इसको दंगा दिखाने की कोशिश कर रही है, जैसे मुजफ्फरनगर में हुआ, जैसे दादरी के बाद हुआ, उन्होंने कहा कि नहीं, ये कम्युनल इंसिडेंट नहीं था, ये तो लॉ एंड ऑर्डर इंसिडेंट था और हमने जेल में डाल दिया जो गुनहगार थे। ममता जी जो कह रही हूँ बिल्कुल सही, मैं मान लेता हूँ। इससे फेलियर ऑफ गवर्नेंस तो मानेंगे आप कि थाने में आग लग रही है। अच्छा, वहां पर अल्पसंख्यक हिंदू है, वो अभी वहां पर मालदा में रह रहे हैं क्या? जरा पूछिए मुख्यमंत्री से। आज भी वो लोग घर छोड़कर चले गए, बल्कि उनसे कहा कि आप आना भी मत, आपका मकान और दुकान हमको बेच दीजिए। और 10-20% कीमत पर मकान और दुकान खरीद रहे हैं वहां के लोग। तो इतना आतंक का साया है वहां पर। और दूसरी शर्मनाक बात है कि इन सबको लीड करने वाले लोग टीएमसी और उनके मित्र राजनीतिक दल के नेता हैं। तो सबसे खतरनाक बात यह है कि देश विरोधी नारे लगना, पाकिस्तान के झंडे लहराना और वो सब फेक करेंसी। आप तो बहुत साहसिक पत्रकार हैं, मैं आपकी बड़ी तारीफ करता हूं। आप एक बार स्वयं जाकर देखिए कि वहां पर अवैध तरीके से कितनी अफीम की खेती हो रही है। आपने आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस के नेता मदद कर रहे हैं फेक करेंसी में, ड्रग्स की खेती में, सब में। कैसे मालूम? आप इतना आप वरिष्ठ नेता हैं अपनी पार्टी के, आपको पश्चिम बंगाल का भार सौंपा गया है, कैसे आप ये आरोप लगा सकते हैं? सबूत कहां है आपके पास? इसका सबूत आपको मिल जाएगा। मैंने आपके बात की प्रारंभिक कहा कि राहुल जी आप बहुत साहसिक आदमी, आप जाकर देखिए वहां पर और जाकर देखिए कि किस प्रकार में अभी मैं आपसे बात कर रहा हूं और वहां अफीम की खेती है अभी अवैध रूप से। और ममता जी के पुलिस वालों की ताकत नहीं कि वहां पर चले जाए, जो जाता है उसकी लाश मिलती है वहां पर। नहीं, सीपीएम कहती है कि नूरा कुश्ती हो रही है। आप चाहते हैं कि हिंदू वोट कंसोलिडेट हो जाए, तृणमूल चाहती है कि किसी तरीके से मुस्लिम वोट कंसोलिडेट हो जाए। मुजफ्फरनगर के बाद उत्तर प्रदेश में जो हुआ, जहां सपा की नजर मुसलमानों की वोट पर थी, आपकी नजर हिंदुओं के वोट पे थी, सीपीएम का कहना है तो नूरा कुश्ती चल रही है दोनों के बीच में। हमें सरकार बनाने से कोई रुचि नहीं बंगाल के अंदर, हमें देश को बचाने से रुचि है। हमें बंगाल नहीं, हम वोट की राजनीति नहीं कर रहे हैं, हम वोट की राजनीति नहीं कर रहे हैं राहुल जी, हम वोट की राजनीति नहीं कर रहे हैं। हम वहां पर हारना बर्दाश्त करेंगे पर देशद्रोहियों को पनाह देना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। दूसरी बात, पार्टी के इंचार्ज हैं, आप हारने की बात कर रहे हैं, निराशा की बात कर रहे हैं, सरकार ना बनने की बात कर रहे हैं। निराशा की बात नहीं, चुनाव से 100 दिन पहले बीजेपी ने हार मान ली। राहुल जी मैं हार की बात नहीं कर रहा हूं, मैं वोट की राजनीति की बात नहीं कर रहा हूं, मैं वोट के लिए राजनीति नहीं कर रहा हूं, मैं देश को बचाने के लिए बात कर रहा हूं, मैं बंगाल की संस्कृति और संस्कार की बात कर रहा हूं। मैं तो सीधा कह रहा हूं आपके माध्यम से कि मिनी बांग्लादेश बन गया है वहां पर कुछ जिले, और उसको पूरा संरक्षण दिया जा रहा है वहां के मुख्यमंत्री जी के द्वारा। और इसलिए बंगाल को बचाना और देश को बचाना, वहां पर देश की आंतरिक सुरक्षा को भी खतरा है और इसलिए चिंता की बात है। आप उसको चुनाव से मत जोड़िए, आप उसको वोट की राजनीति से बिल्कुल मत जोड़िए। हम वोट की राजनीति नहीं करना चाहते। बिहार में दूसरी बड़ी शिकस्त के बाद बीजेपी की बंगाल को लेकर राजनीति और जो रणनीति है वो क्या होगी? क्या पश्चिम बंगाल में आप जीतने के लिए लड़ रहे हैं या दिखे कि हम लोग लड़ रहे हैं इसलिए लड़ रहे हैं? 200% वहां पर हम सरकार बनाएंगे। चुनाव को मत फोकस करिए,
आप वहां फोकस करिए कि बंगाल के माध्यम से इस देश की आंतरिक सुरक्षा को खतरा है, फेक करेंसी वहां से आ रही है। लोग इस प्रकार आते हैं जैसे छुट्टियों के दिनों में हम मौसी और नाना के छुट्टी मनाने जाते हैं, जैसे बांग्लादेश के लोग आते हैं, हम भले दीदी कहते हैं पर वो मौसी मानते हैं ममता जी को, और वो मौसी की तरह व्यवहार करती है कि बांग्लादेश के विस्थापित आते हैं, वहां पर दंगा करते हैं, वहां पर फेक करेंसी का व्यवसाय करते हैं, वहां पर अफीम बेचते हैं, और सब करने के बाद वापस अपने देश में चले जाते हैं। और टीएमसी सरकार कुछ भी नहीं कर रही। प्रजातंत्र तो वहां है ही नहीं, प्रजातंत्र तो वहां खत्म है बिल्कुल। लोकल बॉडीज का आपने चुनाव में देखा होगा, पुलिस के सामने हत्याएं हुई, पुलिस के सामने वहां पर पोलिंग बूथ पर कब्जा हुआ, पर हम वहां पर प्रजातंत्र की स्थापना करेंगे। और बीजेपी हलकों में तो चर्चा ये है कि आपको भेजा ही गया है वहां पर चुनाव में एक सांप्रदायिक रंग देने के लिए, कि राहुल सिन्हा से हो नहीं रहा था, ताकि थोड़ा सा जो पारा है वो चढ़ जाए, थोड़ा माहौल बन जाए, जिस तरीके से जैसे उत्तर प्रदेश में बन गया, उस मकसद से आपको भेजा गया एक मिशन वेस्ट बंगाल। मतलब आप मुझ पर आरोप लगा रहे हैं कि मालदा का झगड़ा मैंने करा, आप मुझ पर आरोप लगा रहे हैं कि वीरभूमि के थाने में मैंने आग लगाई, आप मुझ पर ये आरोप लगा रहे हैं कल टीएमसी के लड़के ने सैनिक को मारा, उसमें मेरा हाथ है। फिर मतलब ये कह रहा हूं कि क्या आप जो लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है उसका कम्युनल फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं? मेरा सवाल ये है। मैं तो आपसे कह रहा हूं कि आप बड़े साहसिक पत्रकार हैं, आप खुद जाकर वहां पर देखें तो आपके प्रश्न को उत्तर आपको मिल जाएगा, मुझे बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपने टॉलरेंस इंटॉलरेंस की बात की, अभी आप ही का बयान तो मैं पढ़ रहा था, आपने कहा कि एक को तो हमने सबक सिखा दिया, अब दूसरे को सबक सिखाने की बात है। आपका संदर्भ यह था कि शाहरुख खान की फिल्म दिलवाले फेल हो गई क्योंकि उन्होंने इंटॉलरेंस पर बयान दिया। अब दंगल आ रही है आमिर खान की, उसको भी फेल किया जाए। मैंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन आपने इशारों में कह दी बात। दंगल किसकी आ रही है? आपने दंगल में मंगल की बात की सर। दंगल हमारा, मैं जिस एरिया में रहता हूँ दंगल, मैं खुद कुश्ती लड़ा हूँ, हम तो दंगल की बात करते रहते हैं, इसलिए आमिर खान तो आज दंगल ला रहा है, मैं 25 साल पहले कुश्ती लड़ चुका हूं। लेकिन क्या आपके हिसाब से जो दिलवाले को नुकसान हुआ क्योंकि बाजीराव मस्तानी आगे निकल गई, कहीं ना कहीं जिन लोगों को ठेस पहुंची इंटॉलरेंस पर जो शाहरुख खान का बयान आया, क्या ये उसका एक इम्पैक्ट था आपके हिसाब से? शाहरुख खान एक बहुत अच्छे कलाकार है और हमने कलाकार को कभी भी जाति और धर्म के चश्मे से देखा ही नहीं, और हम भी उनका बहुत सम्मान करते हैं। पर यह देश अमिताभ बच्चन के स्थान पर अगर किसी व्यक्ति को वहां खड़ा कर रहा है और वो व्यक्ति ये कहे कि इस देश में असहिष्णुता है, सहिष्णुता है इसलिए अमिताभ बच्चन के बराबर आप खड़े हैं जनाब, यदि असहिष्णुता होती तो आप भी कहीं नीचे खड़े होते। इसलिए इससे बड़ा प्रमाण और क्या हो सकता है कि देश सहिष्णु देश। पर आपका भी एक ट्वीट था जिसमें आपने कहा कि उनकी जो आत्मा है वो पाकिस्तान में बसी है। ऐसा आपने क्यों कहा? ऐसा आपको क्यों लगता है सर? मैंने ट्वीट किया और वो निश्चित रूप से मेरी एक गुस्से में मैंने ट्वीट किया था, पर बाद में फिर मैंने उसको वापस भी लिया, क्षमा नहीं मांगी मैंने उसमें। किसी ने कहा कि मैंने क्षमा नहीं मांगी, मैंने उसको वापस ले लिया कि शायद मैंने थोड़ा ज्यादा लिख दिया, पर मैं उनकी असहिष्णुता वाले बयान से पूरी तरह असहमत नहीं। क्योंकि अभी मैं राम माधव जी का बयान पढ़ रहा था, उन्होंने कहा कि एक ऑटो रिक्शा वाले को इनक्रेडिबल इंडिया के बारे में आमिर खान समझाते रहे इतने साल, उनको अपनी बीवी को पहले समझाना चाहिए इनक्रेडिबल इंडिया के बारे में, इंटॉलरेंट इंडिया के बारे में नहीं। आपको लगता है ठीक है ये? राम माधव जी ने जो भी कहा मैं उनसे सहमति प्रदान करता हूं, और मुझे लगता है कि आमिर खान को जिस तरीके से सब लोगों ने इस देश के अंदर सम्मान दिया, ऐसे समय में जब देश के अंदर राजनीतिक वातावरण हो, कम से कम इस प्रकार के बयान से बचना चाहिए। लेकिन क्या आपको लगता है कि आप एक कॉल करना चाहेंगे तमाम उन लोगों को जो कि जिनको ठेस लगी इस बयान से कि दंगल जब फिल्म आए उसका बहिष्कार? नहीं, मैं कभी नहीं चाहूंगा। क्यों नहीं? नहीं, मैं नहीं चाहूंगा। ऐसा है कि लोग अपने आप अपना निर्णय लें अपने विवेक से। मैं ये नहीं कहूंगा जैसे दिलवाले में हुआ, फिल्म फेल कर दी, शाहरुख खान की मतलब हालत खराब हो गई, उसके बाद उन्होंने तौबा कर ली कि इसके बाद मैं राजनीतिक बयान नहीं दूंगा। नहीं, अच्छी बात है। तो अगर उन्होंने इससे सबक लिया है तो मैं उनका स्वागत करूंगा। कोई भी घटना से किसी भी व्यक्ति को सबक लेना चाहिए, और अगर उन्होंने इससे सबक लिया है तो मैं तो स्वागत करूंगा। आपको लगता है कि एक अच्छा सबक होगा कि क्या आपको लगता है कि स्टार्स को अपने बयान नहीं देने चाहिए अगर उनकी कोई पॉलिटिकल व्यू हो तो? बिल्कुल देना चाहिए, पर किस समय देना चाहिए? जब बिहार के चुनाव चल रहे हो, वहां पर सारे पुरस्कार वापस करने वाली ब्रिगेड एक हो गई, उसके बाद इतनी सारी घटना हुई, मालदा की घटना हुई, वो ब्रिगेड कहाँ जरा देखिए से, उनसे तो पूछिए आप कि ये पुरस्कार लौटाने वाली ब्रिगेड जाकर जरा मालदा में तो देखें, वीरभूमि में देखें, थाने में किस प्रकार आग लगी, मालदा के अंदर किस प्रकार अल्पसंख्यक हिंदू छोड़कर वहां से भाग गए। सरकार उनको, आपको लगता है कहीं ना कहीं दोहरा व्यवहार है 100% उन लोगों का जो कि पहले इंटॉलरेंस की शिकायत कर रहे थे, अब जब मालदा में आग लगी है तब किसी को समझ में नहीं आ रहा, कोई बोल भी नहीं रहा है, चुप्पी है उनकी बिल्कुल।
मतलब ऐसा लगता है जैसे किसी खूंटे से बंधे हुए थे वो, बस देश के लिए नहीं उन्होंने जो भी बयानबाजी की, एक खूंटे से बंद कर उनको खुश करने के लिए उन्होंने बयानबाजी की। ये डॉक्टर महेश शर्मा ने कहा कि अब से आमिर खान ब्रांड एम्बेसडर नहीं होंगे इंटॉलरेंट इंडिया के। आपको लगता है सही फैसला है? मैं समझता हूं कि उनका सरकार का निर्णय इसके बारे में नहीं, लेकिन आप बड़े नेता हैं, आपकी क्या राय है? नहीं, ये तो उनका निर्णय, उनके निर्णय में कुछ टिप्पणी करूं, ये तो सरकार का निर्णय है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। हमारे साथ है राहुल गांधी ने तीखा हमला किया है बीजेपी पर, कहा कि विपक्ष में बैठ के बड़ी बड़ी बातें करते थे, मुंह तोड़ जवाब देने की। अभी पठानकोट में एनएसजी ने क्या ऑपरेशन किया हमने देख लिया। उनका कहना है कि एनएसए ऑपरेशन को डायरेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे और पूरी तरीके से बीजेपी और मोदी सरकार द्वारा ये मिसमैनेज हुआ। मैं समझता हूं इस पर कुछ भी अभी टिप्पणी करना बचपना होगा। इसके परिणाम आप देखिएगा, इतना बड़ा हमला होने वाला था उससे बचा है। मैं समझता हूं कि इससे तो सेना के लोगों को, एनएसए के लोगों को बधाई देना चाहिए कि उन्होंने बहुत अच्छा ऑपरेशन किया। एक बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था देश का, उससे बचे हैं। कम से कम राहुल जी ऐसे विषय पे कोई टिप्पणी नहीं करे तो ज्यादा अच्छा होगा। नहीं, लेकिन बीजेपी से सवाल पूछा जाता है कि जब 26/11 का हमला हो रहा था तब तो आप नहीं कह रहे थे कि यार हमें कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, इस वक्त देश का माहौल बड़ा खराब है। तब तो आप मनमोहन सिंह का मजाक उड़ा रहे थे कि हमला हो गया, कुछ कर नहीं पाए, बड़े कमजोर पीएम हैं। तो अब तो सवाल लाजमी है कि मोदी जी तख्त पे बैठे हैं, वो क्या कर पाए? हमला तो अभी भी हो रहा है। देखिए, दोनों बात है, दोनों समय में उस वक्त भी सूचना मिल गई थी और उसमें आतंकवादी सफल होकर गए, इसमें आतंकवादी असफल होकर गए। कैसे सर? हमारे 6 जवान मारे गए, हमला हो गया, हमारे बेस में वो लोग घुस गए, करीब 50 घंटे तक हमला चलता रहा। आप कह रहे हैं कि वो लोग कामयाब नहीं रहे? हमला तो बड़ा हुआ सर। एक भी सैनिक का जाना देश के लिए बहुत नुकसानदायक, मैं इस बात को मानता हूं। पर अगर बॉम्बे से आप तुलना करेंगे, बॉम्बे में तो अराजक हो गया था। सूचना मिलने के बाद सरकार कोई तैयारी नहीं कर पाई, यहां पर थोड़ी सी हिंट्स मिल गई थी, उसके बाद सरकार ने तैयारी की। बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था, उसको रोका गया। आप उसको अप्रिशिएट करिए, हमारे सेना के जवानों को, फौज को, जिन्होंने की बहुत बड़ी नुकसान को रोका है। नुकसान हमारा हुआ है, हम इसको स्वीकार करते हैं, ये भी नहीं होना चाहिए था, पर बहुत बड़े नुकसान से हम बचे। बीजेपी कहती थी कि टॉक्स एंड टेरर कैन नॉट गो हैंड इन हैंड, कि बातचीत और आतंक साथ साथ नहीं हो सकती। अब वो मजाक उड़ाते थे कि मनमोहन सिंह बिरयानी खिला रहे हैं नवाज शरीफ को। अब तो प्रधानमंत्री मोदी से सवाल उठ रहा है कि सर आप तो केक खा के आ गए लाहौर में, हमले तो अभी भी हो रहे हैं। राहुल जी, आप देखिए परिस्थितियां। उस वक्त कभी आपने अमेरिका के राष्ट्रपति के मुंह से यह सुना कि पाकिस्तान आतंकवाद का जनक है? ये भारत का प्रेशर है कि 11 के बाद भी पाकिस्तान का खंडन हुआ ना, पर अभी जो ओबामा ने कहा है कि पाकिस्तान आतंकवाद का जनक है और एक बहुत बड़ा जो प्रोटेक्शन कहीं ना कहीं पाकिस्तान के ऊपर अमेरिका का रहा करता था, वो एकदम हटा है। आज पाकिस्तान अकेला पड़ गया है। अगर दुनिया की राजनीति अगर आप देखेंगे तो अकेला पड़ गया है और उसे झक मराकर वहां से आतंकवाद को संरक्षण देना बंद करना पड़ेगा। हो सकता थोड़ा समय लगेगा इसमें, पर हमारे पड़ोसी मुल्क में जिस तरीके से मोदी जी के नेतृत्व में दबाव बढ़ा है, आजादी के बाद पहली बार अकेला पड़ा है पाकिस्तान। क्या दबाव पड़ा है? पहले ये बात आई कि मसूद अजहर अरेस्ट हो गए, जब विदेश मंत्रालय से पूछा गया उन्होंने कहा कि हमें कोई जानकारी नहीं है कि अरेस्ट हुए कि नहीं, डिटेन हुए, कस्टडी में है, अरेस्ट हुए, किसी को हवा ही नहीं है। अभी आप देखे तो जाइए, अपन अभी एकदम जल्दबाजी करेंगे तो मेरा ख्याल है ठीक नहीं होगा। थोड़ा समय दीजिए। और ये इस प्रकार के निर्णय जो साधारणतया विदेश नीति के ऊपर होते हैं, इसमें तत्काल निर्णय नहीं होते हैं, थोड़ा समय लगता है। पर समय लेने के बाद मेरा दावा है कि मोदी जी ने जिस तरीके से पाकिस्तान को घेरा है, एक बहुत बड़ी सफलता देश को मिलने वाली है। पर क्या किस तरह की सफलता मिलेगी? आप कह रहे हैं कि सफलता मिलने वाली, क्या सफलता की आप उम्मीद लगाए बैठे हैं? क्या आपको लगता है सियाचिन, सर क्रीक कुछ सॉल्व हो जाएगा? 100% बहुत सारी समस्याओं का निराकरण होने वाला है आने वाले कुछ समय में। लेकिन क्या आपको लगता है कि आईएसआई और पाकिस्तानी सेना इसको अलाउ करेगी? जब वाजपेयी जी गए थे तब करगिल हुआ, मनमोहन सिंह की बातचीत चल रही थी, 26/11 हो गया। आपको क्यों लगता है कि मोदी पर मेहरबान होगा पाकिस्तान? मोदी पर मेहरबान नहीं होगा। मोदी की नीति के ऊपर झक मरा के उनको झुक कर आतंकवाद को संरक्षण देना बंद करना पड़ेगा, क्योंकि इस प्रकार का पूरा चारों तरफ से घेर लिया है पाकिस्तान को। आज पहली बार आजादी के बाद हुआ है कि अमेरिका और रशिया दोनों पाकिस्तान के खिलाफ। मनमोहन सिंह भी तो सेम ही कह रहे थे कि आगे बढ़िए, बातचीत करते हैं, बातचीत से ही रास्ता निकलेगा। आप भी तो वही कह रहे हैं। विपक्ष में जब बैठे मनमोहन सिंह ये कहते थे, तब आप लोगों के पेट में दर्द क्यों होता था? 10 साल से 1.5 साल की तुलना करेंगे। मनमोहन सिंह ने 10 साल राज किया, हमने 1.5 साल राज किया और 1.5 साल के अंदर हमने पाकिस्तान को कॉर्नर कर दिया है।
आप उसको अप्रिशिएट नहीं करेंगे। और ये सिर्फ मोदी जी की विदेश नीति का कमाल है कि आज पाकिस्तान कॉर्नर हो गया, आज रशिया हमारे साथ है, आज अमेरिका खुले रूप से हमारे साथ है, आज चाइना दबी जुबान से हमारे साथ है। आज देखिए सारे बड़ी बड़ी ताकतें हैं वो कहीं ना कहीं भारत के साथ खड़ी दिखाई दे रही दुनिया के अंदर। पाकिस्तान कॉर्नर हो गया, आप इसे भारत की सफलता नहीं मानेंगे। हफीज सईद अभी भी खुला घूम रहा है, दाऊद इब्राहिम पे कार्रवाई नहीं हुई, साथ ही साथ मसूद अजहर अरेस्ट हुआ या नहीं हुआ, डिटेन भी हुआ या नहीं हुआ, इस पर कोई क्लैरिटी नहीं। आप अपनी कामयाबी कहला रहे हैं इसको? राहुल भाई, परिणाम मूलक कार्रवाई करेंगे मोदी जी, ये मैं आपसे वादा करता हूं। अच्छा, आखिर में मुझे ये बताएं, कैंडिडेट मोदी ने कहा कि मेरी सरकार बन जाए अच्छे दिन आ जाएंगे। अब सवाल यह बन रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग की रेट देखिए गिर रही है, एक्सपोर्ट की रेट देखिए गिर रही है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की रेट देखिए गिर रही है। उन्होंने बोला ये तो हवा निकल गई है, जो आप कह रहे थे कि होगा आपके आने के बाद उसका तो उल्टा हो रहा है। किसी भी देश की अर्थनीति का प्रभाव 6 महीने, साल भर या 2 साल से आकलन नहीं किया जा सकता। आप आकलन नहीं कर सकते आप, पर जिस दिशा में इस देश की अर्थनीति जा रही है इसके परिणाम 2-3 साल में आपको दिखाई देंगे। डेमोक्रेसी के अंदर राहुल भाई कोई भी निर्णय लिया जाता है, किस दिशा में आप जा रहे हैं, संतोष होता है और एक संतुष्टि होती है। मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि 1.5 साल में संतुष्टि नहीं हुई, पर संतोष हुआ है कि जिस दिशा में हम जा रहे हैं वो डायरेक्शन बहुत सही है और आने वाले समय में साल भर के अंदर उसका परिणाम दिखाई देगा सारे देश। आप जुड़े हमारे साथ कैलाश विजयवर्गीय जी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी कैलाश विजयवर्गीय से आज की सीधी बात। ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आप अपनी राय हमें ईमेल के जरिए दे सकते हैं। हमारा ईमेल का पता है sb@aajtak.com। साथ ही साथ इस कार्यक्रम को आप हमारी वेबसाइट पर देख सकते हैं जिसका पता है www.aajtak.in/सीधी बात। तो अगले सप्ताह एक बार फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।